हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 15 पढ़ाऊँगा। देखिए, सेक्शन 15 भी हमें कुछ और बातें बताता है उसके प्रीसीडिंग सेक्शंस की तरह ही, कि जैसे ये सिचुएशंस अगर लाई हो तो हमें लिमिटेशन में रिबेट मिलेगी और हम लिमिटेशन का पीरियड जैसे जो है उसमें से कुछ दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे और लिमिटेशन के पीरियड को एक्सटेंशन मिल सकती है। देखिए, इसमें कौन कौन से केसेस हैं, अब सुनिए। देखिए, सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि किसी भी नए सूट को शुरू करने में या कोई भी एप्लीकेशन जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए है, उसमें अगर उनकी लिमिटेशन काउंट करनी है तो किसी भी इंजंक्शन या ऑर्डर के थ्रू अगर उन पर उनकी इंस्टीट्यूशन पर या एप्लीकेशन को दायर करने के लिए कोर्ट में उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, स्टे लगी हुई है किसी भी इंजंक्शन या ऑर्डर के थ्रू, जितनी देर तक वो इंजंक्शन या ऑर्डर लगी रहेगी, उनके हटने तक जितना भी समय उसमें गुजरेगा तो वो हम लिमिटेशन में एक्सक्लूड करेंगे। तो इसमें और क्या कहा गया है कि जिस दिन वो इंजंक्शन या ऑर्डर लागू हुआ और जिस दिन वो विड्रॉ हुआ, उन दोनों दिनों को जोड़ते हुए वो सारा पीरियड, जितने पीरियड तक वो इंजंक्शन और ऑर्डर रही, वो लिमिटेशन में हम इन दोनों नए सूट के केस में और डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एप्लीकेशन के केस में हम काउंट नहीं करेंगे। इन सारे समय को हम एक्सक्लूड करेंगे। और सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि किसी भी केस को शुरू करने के लिए अगर हमें किसी को नोटिस देना पड़े, जैसे कई केसेस में नोटिस पीरियड होता है, जैसे आप चेक के केसेस में देखेंगे कि उसमें नोटिस पीरियड होता है, उतने दिन के लिए हमें समय गुजारना ही होता है, वो एक वैलिड एक्सेप्शन है और वो समय बाय फ्रॉम स्टैट्यूट ही हमें दिया गया है, उसे हम नोटिस पीरियड भी कहते हैं। या किसी पार्टी को नोटिस देना ज़रूरी हो, उसके रिसीव होने के बाद ही हम वाद की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके पहले आप देखें कि अगर हमें किसी सरकारी संस्था की मंजूरी लेनी पड़े या किसी अथॉरिटी का सैंक्शन लेना पड़े, तो उनके सैंक्शन और उनकी कंसेंट के बाद ही हम वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो जब हमें उनसे कंसेंट और उन अथॉरिटी की मंजूरी हमें मिल जाए तो उसके बाद ही हम उस सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और जितना भी समय उस नोटिस में, कंसेंट में और सैंक्शन में थ्रू गवर्नमेंट और उस अथॉरिटी के लेने में चला जाए, तो उस समय को लिमिटेशन में काउंट ना करते हुए इसमें जिस दिन हमने कंसेंट और उनकी अथॉरिटी के सैंक्शन के लिए अर्जी दी और जिस दिन हमें वो रिसीव हुई, तो उस दिन को एक्सक्लूजन ऑफ लिमिटेशन पीरियड में जोड़ते हुए हम उस सारे पीरियड को काउंट करके लिमिटेशन पीरियड में एक्सक्लूड कर देंगे, वो हम काउंट नहीं करेंगे। सबसेक्शन 2 तो हमें ये बताता है। और सबसेक्शन 3 हमें क्या बताता है, कोई भी नया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए है, अगर जैसे कि मान ले एक रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंट किया गया है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, एक पर्सन को एडजज करने के लिए कि वो इंसॉल्वेंट है या नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टी को असेस करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए कोई भी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर जो अपॉइंट किया गया, अगर उसके थ्रू कोई सूट या एप्लीकेशन दी जाएगी, अगर वाइंडिंग अप का केस है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का, जिसमें लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, तो इसमें आखिर में यह कहा गया कि इन दो केसेस के रिलेटेड कोई भी
सूट या एप्लीकेशन हो डिक्री की, उस केसेस में क्या होगा, कौन सा पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे, तो जिस तारीख से वो जो प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे आप मान लें इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी की प्रोसीडिंग्स हैं जो चलेंगी, जिस तारीख से वो चलें और जिस तारीख को वो अंत हुई, जैसे मान ले साथ में 3 महीने का समय हम देखेंगे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी अगर मान ले उसकी अपॉइंटिंग या पूरी प्रोसीडिंग वो 3 महीने से ज़्यादा चली तो हम वो पीरियड काउंट करेंगे, और अगर विद इन 3 मंथ्स वो पूरी हो जाती हैं तो उतने समय में और 3 महीने के समय को जोड़कर देखें, अगर वो भी हो जाता है तो उनको वो एक्सेप्शन मिलेगी। और इसके आगे हम जाते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। इसमें क्या कहा गया, अगर जैसे मान ले कोई भी प्रॉपर्टी है जो वो एग्जीक्यूशन में नीलाम हो जाए, और इन एग्जीक्यूशन अगर कोई पर्सन उसे परचेज कर ले तो वो एज ए परचेजर पार्टी बन जाता है उस सूट में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में। तो इसके बाद क्या होगा, अगर जितनी देर तक उसी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, एग्जीक्यूशन में जो सेल हुई है उसमें जो प्रॉपर्टी का प्रीवियस होल्डर होता है वो तो ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा ही, अगर वो सेल को सेट असाइड कराने के लिए ऑब्जेक्शंस लाता है और जितनी देर तक सेट असाइड कराने की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जितना भी समय उसमें गुजरता है, तो सूट फॉर पोजेशन जो कि परचेजर फाइल करेगा आफ्टर द सेल, तो जितना भी समय सेट असाइड करवाने के समय में गुजर गया उन सेल को, तो वो भी सूट फॉर पोजेशन में काउंट नहीं होगा, परचेजर को उसका बेनिफिट मिलेगा। और जितना समय सूट इसको सेट असाइड कराने के लिए सेल को गुजर गया वो काउंट नहीं होगा, परचेजर को उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और इसमें सबसेक्शन 5 हमें क्या बताता है कि जितनी भी देर तक, अगर मान ले ए ने बी के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल करना है और बी कुछ समय के लिए आउटसाइड इंडिया या जितनी भी टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आती है उसके बाहर अगर वो चला जाए, जितने भी समय तक वो रहे, तो उतने समय तक ए को उसका बेनिफिट मिलेगा, उतना समय ए का सूट जो कि इंस्टीट्यूट करना है उसे, उसकी लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा, ए को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। और आज इतना ही था इस वीडियो में। एक केस लॉ मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपके लिए कुछ केस लॉ इस सेक्शन में ढूंढूं, मुझे सिर्फ एक केस लॉ अच्छा मिला। ये है जयंत कुमार स्वपन कुमार, कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है, डिसाइडेड है 18/8/2008 का। इसमें ये बताया गया कि सेक्शन 15 would apply even to cases where the institution of a suit is stayed by necessary implication of the order passed or injunction issued in the previous litigation। अगर कोई पुरानी मुकदमेबाजी में भी कोई इंजंक्शन और ऑर्डर, अगर स्टे ऑर्डर कहा गया किसी भी मुद्दे पर नया केस इंस्टीट्यूट करने पर, तो वो भी लागू होगा, वो भी इंक्लूड किया जाएगा उस ऑर्डर की, जो ऑर्डर का जो इफेक्ट है उसे भी देखा जाएगा, और सेक्शन 15 के सब सेक्शन 5 के थ्रू उसका बेनिफिट प्लेंटिफ को ज़रूर दिया जाएगा। तो आपका आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।